कि साहित्य में, रचना साहित्य में खास तौर पर आपके स्थान, आपकी स्थानिकता, उसकी स्थानीयता अपने सांस्कृतिक परिवेश के साथ आनी चाहिए, क्योंकि आज जो लिखा जा रहा है कल कितने समय बाद तक बना रहेगा आप नहीं जानते, लेकिन आपके बाद तक बना रहेगा। तो शिकारी हूँ जी 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 सर कि अगर कहीं कुछ दिखा मुझे तो शिकार तो करूंगा। तो अब मेरी जगह कहाँ पर है? ये जो जगह की तलाश है मेरी, तब से लेकर आज तक बनी हुई है। वापस आ रहे थे तो वापस इंदिरा जी ने बुलाया कि अब जाएंगे कैसे। तो चाचा जी ने कहा कि मैं श्याम भैया से बात करके देखता हूँ। इंदिरा जी ने कहा ऐसा कीजिए, आप अपने कमरे में जाइए, आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है। विस्थापन दर विस्थापन चलता रहा है मेरा, मेरे पास जगह नहीं। सबकी दृष्टि और अपेक्षा ये थी कि मैं उन मठों में उस समय जाकर दस्तक दूं, और मुझे लगता था कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हम उपस्थित हैं हिंदी साहित्य, पत्रकारिता, कला, संस्कृति के मर्मज्ञ, साहित्यकार, पत्रकार, संस्कृति कर्मी श्री सतीश जायसवाल जी के समक्ष। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने कला, संस्कृति, पत्रकारिता की अपनी लंबी यात्रा के दौरान कैसे कैसे मुकाम देखे हैं, उन्होंने क्या क्या बदलाव देखे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, हम सब जानते हैं कि आप उस पीढ़ी के हैं जहां से छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता, कला, संस्कृति का इतिहास एक नया मोड़ लेता है। तो सर, आप अपनी लंबी यात्रा के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताएं। ये थोड़ा सा तो हो नहीं सकता है, बहुत ज्यादा बताएं। अब करीब करीब आधी शताब्दी से अधिक का समय है, तो काफी कुछ है। एक व्यक्ति के जीवन में अधिक से अधिक 100 साल आते हैं, और उसमें से मैंने 80 तो पार कर लिए हैं। और इसमें बहुत कुछ अपना अनुभव अर्जित किया है मैंने, बहुत कुछ परिवर्तन देखा है। तो काफी कुछ कहा भी जा सकता है जी। और वो कहाँ से शुरू किया जाए, प्रश्न ये है। तो मुझे लगता है हमको उल्टा लौटना पड़ेगा, जहां से शुरुआत की थी मैंने। अब तुमने तो 2-3 शाखाएं खोल दी मेरे लिए। दिक्कत यह है कि मैं किसको पकड़ के चलूं कि एक तरफ साहित्य है और एक तरफ पत्रकारिता है, और फिर बीच में कला और संस्कृति है। तो थोड़ा सा सरल कर ले हम उसको। कला, संस्कृति और साहित्य मेरी दृष्टि में अलग नहीं है, सब एक ही प्रजाति के हैं। आप कितने को समेट पाते हैं, कितने को संभाल पाते हैं, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। और एक क्षमता अनायास नहीं आती है, कुछ अंतर्निहित होती है, कुछ आपके परिवेश से आप ग्रहण करते हैं, कुछ अपने घर परिवार से ग्रहण करते हैं, और तब आपकी दृष्टि विकसित होती है। दिलचस्प बात तो ये है कि मेरी कहानी, पहली कहानी जब छपी तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि जो छपा है वो मेरी कहानी है। ओह जी जी जी। वजह ये थी कि मैं कोई सोच समझकर साहित्य में नहीं आया। कुछ ऐसा हुआ, और कुछ तो बहुत कुछ है, ये कहानी के पास चला आया मैं। लेकिन
बहुत दिनों तक भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं अपने को साहित्यकार मानूं या कहूं। वो हिम्मत आज भी नहीं है मुझमें। दूसरी बात यह कि पत्रकारिता और साहित्य मेरा लगभग लगभग साथ साथ चला है। मेरी पहली कहानी जनवरी 1969 में ज्ञानोदय में प्रकाशित हुई। ये तब ज्ञानोदय हुआ करता था, नया ज्ञानोदय नहीं था। ये परिवर्तन है, देखें। तब ये ज्ञानोदय कलकत्ता से प्रकाशित होता था और अब ये दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है। तब वो केवल ज्ञानोदय था और अभी नया ज्ञानोदय है। तो एक तो परिवर्तन हम इस तरीके से भी नाप सकते हैं कि वो नया कब से हो रहा है। और एक तुमने कहा कि पत्रकारिता को एक मोड़ दिया है मैंने, तो उसको मैं कहां से जोड़कर देखना शुरू करूं? क्योंकि मेरे पहले बड़ी लंबी परंपरा रही है। उस लंबी परंपरा का एक हिस्सा था, मैं छोटा सा अंश था। मुझसे पहले साहित्य में भी और पत्रकारिता में भी बहुत बड़े बड़े नाम थे जिनके सामने खड़ा होने की ताकत तो मुझ में नहीं थी। सर मैं लिखता चला गया, अभ्यास करता चला गया और यहाँ तक पहुंच गया। और आज भी मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ जो मैंने कहा ना कि दिलचस्प है सर कि पहली कहानी के बाद अपने को परखने के लिए मैंने दूसरी कहानी लिखी सर, और वो भी प्रकाशित हुई। तब कुछ ये हुआ कि थोड़ा सा काला रुचि हुई, क्योंकि उस समय 69 के आसपास की बात है कि हिंदी साहित्य में सबसे अधिक मान रखने वाली मासिक पत्रिका अगर कोई थी उस समय तो ज्ञानोदय थी सर। और अनायास उस ज्ञानोदय में प्रवेश पाना सर एक ऐसी घटना थी और मेरे लिए कुछ ऐसी उपलब्धि थी कि जिसको अपने भीतर संभाल पाना सर आसान नहीं था। सर तो थोड़ा बहुत मेरे व्यवहार में भी फर्क आया होगा। बिलासपुर जैसी छोटी सी जगह में एक ही घटना ही हो गई थी कि एक व्यक्ति ऐसा है हमारे शहर में जिसका कुछ लिखा हुआ ज्ञानोदय में प्रकाशित होता है। तब मेरे साथ के लोग जो मुझसे पहले से लिख रहे थे उस ज्ञानोदय में अपने संपादक के नाम पत्र देखने के लिए लालायित रहा करते थे हर महीने। वहां पर एक कहानी आई तो शायद मेरे व्यवहार में कुछ दर्प, कुछ दम, कुछ इस तरीके की बात आई होगी कि मैंने उस कच्चेपन में अपने को सबसे अलग समझने की कोशिश की, कुछ शायद ऊंचा भी मानने की कोशिश की। इससे एक दुर्घटना भी हुई कि मेरे से पहले की जो पीढ़ी के लोग थे, उस शहर की बात कर रहा हूँ जहां मैं रह रहा हूँ, कविताएं करते थे, कविताएं कहते थे और कविताएं सुनते थे एक दूसरे के साथ। कोई एक ऐसी जगह थी नहीं, कोई ऐसा सभागार था नहीं जैसा आज के दिनों में उपलब्ध है। कभी किसी मंदिर में, कभी किसी वाचनालय में, कभी किसी खुली जगह में सब इकट्ठा हो जाते थे, एक दूसरे को सुनते थे और पता नहीं क्यों एक दूसरे को वो सम्मानित करते रहते थे, कोई ना कोई बहाना निकालते थे शाल श्रीफल से। तो एक जो मैं नया न्यू कमर जो आया तो सबकी दृष्टि और अपेक्षा ये थी कि मैं उन मठों में उस समय जाकर दस्तक दूं और मुझे लगता था कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक ये बहुत बड़ी फाक मेरी और मेरे समय के बीच में रही। तो वो लोग जो अपने को उस स्थान का हकदार मानते थे, थोड़े समय तक तो उन्होंने रास्ता देखा कि मैं दरवाजे वहां क्या जाऊंगा, ड्योढ़ी पर दस्तक दूंगा, और जब देखा कि मैं नहीं जा रहा हूं तो उन्होंने कहा ये दम्भी है या जो भी कहा हो और मुझे अलग कर दिया। तो मैं उनका तो नहीं हो पाया और जहां मैं छप रहा था, लिख रहा था,
वहां का भी नहीं हो पाया क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जगह का हूँ। जी लेकिन उस छोटी सी जगह का एक बड़ा बैकग्राउंड था बिल्कुल कि उस छोटी सी जगह से श्रीकांत वर्मा आ रहे हैं, बिल्कुल सर, सत्यदेव दुबे आ रहे हैं, बिल्कुल सर, आ, आ, नाटककार बहुत बड़े वो शंकर शेष आ रहे हैं। ये 3 नाम बहुत बड़े थे मेरे पहले। तो ये अजीब सा विरोधाभास था कि छोटे से शहर का एक व्यक्ति किसी बड़ी जगह पे पहुंच रहा है और वो मान रहा है कि अपने छत्तीसगढ़ को लेकर जा रहा है, लेकिन उसके बहुत पहले और बहुत बड़े लोग पहले ही जा चुके थे वहां। तो अब मेरी जगह कहाँ पर है? ये जो जगह की तलाश है मेरी तब से लेकर आज तक बनी हुई है। सर, और इसमें ये हो रहा है कि जो लोग मुझे नापसंद करते थे और अभी भी करते हैं, पसंद करने वाले कितने हैं मालूम नहीं है कुछ। तो मेरा परिचय इस तरीके से होता था कि अगर पत्रकारों के बीच में हूं मैं तो मेरा परिचय साहित्यकार की तरह कराया जाता था क्योंकि उनको डर था कि पत्रकारिता में आ जाएगा। जी जी और साहित्य में मेरा परिचय कराया जाता था कि पत्रकार है। जी सर, तो मैं हूं कहाँ? जी साहित्य में हूं या पत्रकार में हूं, सर, पत्रकारिता में हूं? सर सर, ये द्वंद्व चलता रहा जी जी बराबर। सर सर, और फिर दूसरी और बात हुई, पत्रकारिता मैंने कहा ना लगभग 7 साल शुरू हुई। जी जी, और ये जो ज्ञानोदय जिसने मुझे जगह जमीन दी थी, हाँ ये भी कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली आ गया। अब ज्ञानोदय के मुश्किल से 4-6 अंक ही प्रकाशित हो पाए थे मेरी कहानी के बाद जी, कि वो शिफ्ट हो गया कलकत्ता से दिल्ली। हाँ ये अकेले ज्ञानोदय का शिफ्ट होना नहीं था, बल्कि एक तरीके का ये मेरा विस्थापन भी था। जिस जगह मुझे साहित्य में अपनी जगह मिली थी, जिस प्लेटफॉर्म पर, उसका शिफ्ट हो जाना, और केवल शिफ्ट नहीं हुआ उसके बाद वो बंद हो गया। तो ये पहला डिस्प्लेसमेंट था मेरे लिए साहित्य में। एक डिसओनरशिप कि साहित्य वाले मुझे पत्रकार बता रहे हैं, पत्रकारिता वाले मुझे साहित्यकार बता रहे हैं। और दूसरा ये कि जहां से मेरी शुरुआत हुई वो जमीन ही चली गई। जी तो ये मेरा विस्थापन था। जी, और शायद बाद में मेरी कहानियों में तो विस्थापन अपने तरह तरह से आता ही है। सर कब ये मेरा प्रिय विषय हो गया सर, ये अलग से मुझे पता नहीं लगा, लेकिन आज जब मैं बात कर रहा हूं जी जी जी, तो मुझे समझ में आता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि पत्रकारिता में और साहित्य में या और भी कल्चर है मेरा दृष्टिकोण क्या रहेगा सर, चीजों को देखने का, समझने का और समझाने का, सर सर, तो वो प्रमुख फैक्टर जो होगा विस्थापन। जी जी ये विस्थापन जी जी, हिंदी पत्रकारिता में बहुत बाद में आया, जी जी, जो कि मेरे अपने अनुभव में मेरा अपना विस्थापन पहले से हो चुका था। सर, अब इसी बीच में अकेले ज्ञानोदय नहीं, जी और भी पत्रिकाएं थी। धर्मयुग था, जी सारिका थी, जी, साप्ताहिक हिंदुस्तान था। सर कहानियां आने लग गई थी। साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक मनोहर श्याम जोशी थे और बड़े पारखी थे वो। मैंने शायद अभी बात में तुमसे कहा ना कि मैं तो शिकारी हूं, जी 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 जी, सर सर, कि अगर कहीं कुछ दिखा मुझे तो शिकार तो करूंगा। जी जी जी, ये मनोहर श्याम जोशी में थी सर सर बात। सर, तो उनसे मिलने गया हुआ था मैं मध्य प्रदेश, उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो था नहीं, सर, मैं मध्य प्रदेश भवन में ठहरा हुआ था। जी सर, बात करते करते अचानक जोशी जी ने कहा कि सतीश एक काम करते हैं, अपन चुनाव चर्चा करते हैं। जी जी, उस समय टिकट वितरण का चल रहा था, चुनाव होने थे। जी, ये 68-69 की बात है, नहीं, हाँ बस उसी समय की बात है। मैंने कहा देखिए ये मेरे वश का रोग नहीं है, आप मुझसे कहानी लिखवा लीजिए, लेकिन अब जोशी जी तो जोशी जी, उनको सुनना उनना तो है नहीं। उन्होंने कहा नहीं तुम कर लोगे। वो पान खा के ऐसा मुंह ऊपर करके बात करते थे। जी और उन्होंने उस समय पुराने किस्म की मशीनें हुआ करती थी, आज तो सब जी,
एकदम नई मशीनें हैं, हाँ। सब कंप्यूटराइज्ड है। जी जी। उन्होंने अपने फोरमैन को बुलाया कि एक काम करते हैं हम लोग, इसी अंक से शुरू कर रहे हैं चुनाव चर्चा। 3 हिस्सों में रहेगी कि टिकट कटे टिकट बंटे, फिर किसी एक चुनाव क्षेत्र का विश्लेषण और आखिर में परिणाम का विश्लेषण। वो तीनों सतीश जी करेंगे जी। और अपन शुरुआत मध्य प्रदेश से कर रहे हैं। सर आज शनिवार है। सतीश जी के हाथ के लिखे हुए 6 पेज अपने हाथ 2 पेज में आ जाएंगे जी। और कुछ फोटोज मैं दे दूंगा रात में निकाल के तुमको। कल सुबह तुम्हारे पास सतीश जी का आर्टिकल 12 बजे तक आ जाएगा दोपहर में। मैं पहुंचा कि कर क्या रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं तुम कर लोगे जी। तुम तो एक काम करो, केवल मध्य प्रदेश भवन में जाके सर देखते रहो। जी जी। संयोग भी मेरे साथ जुड़ते रहे। बिल्कुल सर। मध्य प्रदेश में उस समय 3 टिकटें रोक दी गई, सारे क्लियर हो गए, जी। 3 टिकटें रोकी गई थी। हाँ सर। श्यामाचरण शुक्ला, जी। गोविंद नारायण सिंह हाँ। और चित्रकांत जायसवाल जो मेरे चाचा जी। जी जी जी। गोविंद नारायण सिंह जी को इंदिरा जी ने कहा कि आप उसी समय डिफेक्ट होके सब उन्होंने सब सरकार बनाई थी। तो गोविंद नारायण सिंह जी से उन्होंने कहा कि आप जाइए, पार्टी का काम कीजिए और अपनी निष्ठा प्रमाणित कीजिए। मतलब उनको टिकट नहीं दी। श्यामाचरण जी को उन्होंने कहा कि आप रुके क्यों, आप जाइए, नॉमिनेशन फाइल कीजिए, मंडे को फाइल करना है। ये बात है करीब 12 से 1 बजे रात के बीच की। और चूंकि मैं चाचा जी के पीछे पीछे चला जा रहा हूं तो सब मुझे पता है। तीसरी जो टिकट रोकी गई थी चाचा जी की, उन्होंने रास्ता देखा इंदिरा जी के पास बुलाने का, बुलाया गया इनको। तो उसी समय क्या हुआ था कि बिल्हा में कुछ लोगों ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। अब कांग्रेस क्या और उस समय के राजनीति का हर कोई जानता है कि उनकी सफेद टोपी पे कोई दाग लगा ही नहीं था, बेदाग थे वो राजनीति में। तो उन्होंने जाकर इंदिरा जी से कहा कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं आरोप के साथ राजनीति नहीं कर सकता। इंदिरा जी तो कुछ सुनने वाली थी नहीं। उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप जाइए नॉमिनेशन फाइल कीजिए, कुछ बेकार की बातें हैं। उनके सामने तो आर्गुमेंट का कोई सवाल नहीं उठा, चाचा जी चले आए। तब तक रात के 1:30 बज चुके हैं। श्यामाचरण जी जा चुके हैं रायपुर। एक अकेले चित्रकांत जायसवाल वहां मध्य प्रदेश भवन में टिकट के लिए रास्ते में बैठे हुए। वापस आ रहे थे तो वापस इंदिरा जी ने बुलाया कि आप जाएंगे कैसे। तो चाचा जी ने कहा कि मैं श्याम भैया से बात करके देखता हूँ। इंदिरा जी ने कहा ऐसा कीजिए, आप अपने कमरे में जाइए, आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है। और थोड़ी देर बाद उनके लिए एक हवाई जहाज की व्यवस्था की गई। कलेक्टर बिलासपुर को खबर किया गया कि आ रहे हैं जायसवाल जी, उनको सीधे एयरपोर्ट से लेकर आइए और नॉमिनेशन फाइल कराइए। ये सारी घटना मेरे सामने की है। पत्रकारिता के लिहाज से मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी ओपनिंग मेरा रास्ता देख रही है, इसलिए मुझे लिखना चाहिए। उस समय उम्र क्या रही होगी, थोड़ा बहुत झुकाव तो रहता था, सुंदर स्त्रियां देखी तो रिसेप्शन जो थी मध्य प्रदेश भवन की, उसके साथ बड़े मजेदार घटना मेरी घटी। मैंने उससे पूछा था कि मुझे जरा मध्य प्रदेश भवन पहुंचने का रास्ता लोकेट कीजिए। उसने कहा नोट कीजिए, 2 कोटालिया लेन, 2 कोटालिया लेन इन समथिंग। अब मैं कोटालिया लेन ढूंढ रहा हूं, कहां से मिलेगा।
तो बाद में पता लगा कि वो दिल्ली की हिंदी कुछ इसी तरीके की होती है। वो उनका कहना था 2 कौटिल्य लेन। तो कौटिल्य का उन्होंने सरलीकरण किया, कुटालिया लेन। तो ये मुझे बड़ा मजेदार लगा। मुझे लगा इस मजेदार लड़की के साथ मुझे हाँ मजेदार बात करनी चाहिए। जी, तो जी। और कुछ रुतबा होना चाहिए जी 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 कि मैं कितनी गंभीर जिम्मेदारी का काम कर रहा हूँ, पत्रकारिता कर रहा जी, हूँ, जी। ये मध्य प्रदेश की रिपोर्ट करनी है मुझे। सर। तो मैंने कहा एक आप मेरी मदद कर सकती हैं। वो तो बेचारी वो तट पर बैठी थी, कुछ मदद करे। मैंने कहा मैं अभी सोने जा रहा हूँ, 1.5 घंटे सोने वाला हूँ, उसके बाद उठकर केवल लिखूंगा, और पहली बार लिख रहा हूँ इसलिए समय ज्यादा लगेगा। तो एक तो आप मुझे उठा दीजिएगा, दूसरा ये है कि घंटे के हिसाब से आप मुझे चाय पिला दीजिएगा। जी। वो बड़ी खुश होगी, कुछ तो मिला काम करने के लिए। किसी तरीके से वो रिपोर्ट बनी, ठीक ठाक बनी, फाइल भी कर दी मैंने। साहित्य साहित्य पत्रकारिता और साहित्य की पत्रिका जो साप्ताहिक है, उसमें रात के 1:30 बजे की बात की खबर आ रही है। तब तक हिंदी के दैनिकों के पास खबर नहीं थी, वो अपना एडिशन दे चुके थे। नतीजा ये हुआ कि सोमवार को बाजार में अखबार के पास वो खबर नहीं थी मध्य प्रदेश की जो साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी। अब इससे बड़ी ओपनिंग मेरे लिए पत्रकारिता में क्या हो सकती थी। उसके बिल्कुल तुरंत बाद रघुवीर साय जी ने फिर एक असाइनमेंट मुझे दे दिया। दिनमान छप रहा था उस समय। तो फिर वही बात हुई जो साहित्य में होती है कि क्योंकि मैं दिल्ली में लिख रहा हूं, इसलिए छत्तीसगढ़ के अखबार मुझे अपना नहीं मानते हैं। और मैं छत्तीसगढ़ छोटी सी जगह का हूं, इसलिए दिल्ली के लोग मुझे अपना नहीं मान रहे हैं। तो मैं हूं कहाँ? तो हर बार सवाल ये आता रहा कि मैं हूं कहाँ। मैंने कहा ना कि ये विस्थापन दर विस्थापन चलता रहा है। मेरे पास जगह नहीं थी। तो ये करीब करीब मेरी 50-60 वर्षों की साहित्य और पत्रकारिता की मिली जुली यात्रा के कुछ पड़ाव हैं। जी सर, आपने इस बहुत लंबी यात्रा के दौरान जो बदलाव देखे, आप हम सब ये जानते हैं कि पत्रकारिता करते हुए आपने यहाँ की कला संस्कृति को भी राष्ट्रीय स्तर पे काफी प्रमोट किया है। काफी आपने कवरेज, जैसे चंदनी गोंदा जैसे आयोजनों पे आपने राष्ट्रीय स्तर पे रिपोर्टिंग की है। तो सर थोड़ा बताएंगे कि उस समय का जो परिवेश है, आज का जो परिवेश है, उस समय कला और संस्कृति कि किन रूपों को आप लोग लेकर के जाना चाहते थे? बाद के दौर में बात की लोगों ने किस तरह, और आज जो है वो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को किस तरह से दिल्ली से देखा जाता है, तो वो छत्तीसगढ़ दिल्ली के लिए एक कोई अनजान प्रदेश था। अपने अनुभव से मैं बात करता हूं। ये तब था जबकि दिनमान जैसी पत्रिका में श्रीकांत वर्मा थे बैठे हुए, लेकिन श्रीकांत वर्मा दिल्ली में जाने के बाद दिल्ली के श्रीकांत वर्मा हो गए। उनका नाम बिलासपुर में रहा है।